स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कादम्बरी शर्मा। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। ये स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और बेशक फिलहाल उन्हें 200 से ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि अपनी सीट नंदीग्राम में वो थोड़ा सा पिछड़ जा रही हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी मार्जिन अभी कम होता नज़र आ रहा है। बंगाल में बीजेपी की सारी कोशिश के बावजूद साफ ये नज़र आ रहा है कि किला तृणमूल ने बचाए रखा है। उधर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर अरसे बाद जयललिता और करुणानिधि दोनों की अनुपस्थिति में इस बार चुनाव हुए हैं। डीएमके ने उम्मीद के मुताबिक एआईएडीएमके को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और असली कमाल केरल में पी विजयन के लेफ्ट फ्रंट ने किया है, जो लगातार दूसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। केरल में कम से कम 21वीं सदी में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जब सत्तारूढ़ ही सत्ता में वापस लौट रहे हैं। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, एक बार एक पार्टी को दूसरी बार दूसरी को वहां पर जनता सत्ता में लाती है। असम में बीजेपी जो है वो उसका कमल नज़र आ रहा है। वहाँ 126 सीटों में करीब 80 सीटें लाती दिख रही है और लगातार आपको हम ताज़ा हाल बताते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं, लेकिन एक तरह से साफ हो गई है स्थिति कहाँ पर क्या है और इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल बहुत बड़ा ऐसा होता नज़र नहीं आता मुझे अखिलेश। बिल्कुल कादम्बरी, और ये स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पूरी ताकत झोंक दी थी, जहां ममता बनर्जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम तरह की भविष्यवाणियां की गई थी कि बीजेपी वहां पर जीतेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दिया गया, तब के वोट प्रतिशत का हवाला दिया गया, कहा गया कि बीजेपी आराम से ममता बनर्जी को हरा देगी, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ और 8 दौर के चुनाव मतदान के बावजूद ममता बनर्जी ने सत्ता में शानदार वापसी करती वो दिख रही है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, जो इस वक्त ममता बनर्जी के घर के नज़दीक ही मौजूद है, ऐसा हमें बताया गया है। मनीष, अभी वहां पर क्या स्थिति है? कुछ देर पहले जश्न मना रहे थे टीएमसी कार्यकर्ता, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है पुलिस को कि इस तरह की कोई भी जश्न जो है वो नहीं होना चाहिए। कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ख्याल रखा जाना चाहिए। अखिलेश, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने सेलिब्रेशन के लिए मना किया है, लेकिन यहाँ पर छिटपुट जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। हालांकि हमने पूर्व के चुनाव में 2011-2016 में जो जश्न का यहाँ पर लेवल होता था उसका वो 1/10 भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग को बंगाल में खासकर जो बीजेपी के विरोधी हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनका कहना है कि बंगाल में 8 चरण के चुनाव कराकर चुनाव आयोग ने इस देश में कोरोना का जो दूसरा लहर है उसको फैलाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। उनका कहना है कि बंगाल में आज इस 8 दौर के चुनाव के कारण आज परिणाम आ रहे हैं, इसके बाद की जो स्थिति, जो भयावह स्थिति लोगों के सामने आएगी, उसके लिए चुनाव आयोग के अलावा और कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। हालांकि मैं आपको कह दूं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका ये घर का कैंपस है, ये मीडिया स्थल है, जहाँ पे मीडिया वालों को अभी अब से कुछ देर घंटे पहले यहाँ पे अलाउ किया गया है। पहले आज से पहले इस तरीके का टेंट वगैरह हमने कभी नहीं देखा था। पंखे की व्यवस्था है, पानी, खाने, सबकी व्यवस्था की गई है। तो ममता बनर्जी अपनी तरफ से कोई बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करने वाली है। उनकी तरफ से जब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट, जो विक्ट्री का एक्नॉलेजमेंट का एक जो स्पीच होता है वो होगा। उसके पहले आप देखते हैं कि जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सबको एक फॉर्मल एक फोन कॉल जाता है जिसमें वो जीत की बधाई देते हैं। तो अब से कुछ घंटे के बाद शायद वो भी फॉर्मेलिटी पूरा हो, उसके बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आएंगी। जहां तक इस जीत और हार का सवाल है तो निश्चित रूप से तृणमूल के कार्यकर्ता हों, नेता हों या जो भी बीजेपी का विरोधी है वो इस जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। इसके विश्लेषण का जहां तक सवाल है तो सीधा इसका विश्लेषण यही है कि ये चुनाव था, ममता बनर्जी को रखना है, हटाना है। तो बंगाल की जनता, जो अधिकांश जनता है, उसने अपना मतदान, अपना मत जो है ममता बनर्जी के पक्ष में दिया है। ममता बनर्जी ने 2019 के मुकाबले जो 19 में जो बीजेपी को वोट बैंक मिला था या जो वोट का एक नया बैंक उन्होंने बनाया था उसको तोड़ने में बहुत हद तक कामयाब रही और साथ ही साथ अपने वोट बैंक को रिटेन करने में कामयाब हुई।
हालांकि कई सारे बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई जो बंगाल की राजनीति में खासकर चुनाव में काफी सक्रिय थे अखिलेश। उनका कहना था कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार को हैंडल किया गया, खासकर प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार ममता बनर्जी जब वो व्हील चेयर पर बैठी कैंपेन कर रही थी और बार बार दीदी ओ दीदी कहा गया, उससे बंगाल की जनता खासकर महिला मतदाताओं के ऊपर उसका काफी एडवर्स रिएक्शन हुआ, एक गोलबंदी उनके लिए हुई और जो एक बंगाल का पढ़ा लिखा तबका था वो भी बीजेपी को रोकने के लिए सामने आए, जो उनके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने फैक्टर ही नहीं किया। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के नेता मान रहे थे कि इस बार ममता बनर्जी जो बीजेपी के स्ट्रेंथ को लेकर हमेशा डिनायल में रहती थी, वो प्रशांत किशोर के आने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को अच्छी तरीके से परखा और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। हालांकि तृणमूल के नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में जिस प्रकार से जो एजेंसियां हैं, वो चाहे चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जिस प्रकार से तृणमूल के नेताओं का यह आरोप है कि उसका दुरुपयोग किया गया, अगर शायद उस फैक्टर को आप हटा दें तो बीजेपी को शायद 30 सीटें भी नहीं मिलती। ये तृणमूल के नेताओं का अब दावा है। उनका कहना है कि कल तक उनके नेताओं को या जो ममता बनर्जी के अधिकारी हैं उनको सीबीआई की तरफ से सम्मन भेजा गया, जो आज तक उनका कहना है कि देश की राजनीति में कभी भी सारी एजेंसियां, यहाँ तक कि एनआईए जो आतंकवाद के खिलाफ बनी थी उसके एनआईए की नोटिस दी गई, जो तृणमूल के मिदनापुर के अध्यक्ष थे छत्रधर महतो, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में रखा गया है, अभी वो जेल में है। ये सारी चीजें, इतनी सारी एजेंसियां एक चुनाव में या एक पार्टी के समर्थकों को कभी उसने इस तरीके से टारगेट पे नहीं रखा था। तृणमूल के नेताओं का कहना है कि शायद अगर ये एजेंसियों के फैक्टर को आप माइनस कर लें तो बीजेपी 30 सीटों को भी क्रॉस करने में उसे काफी मेहनत का सामना करना पड़ता। और बीजेपी के नेता कहते हैं अखिलेश की जो एक तरह का कैंपेन चला, वो रोड शो का जो कैंपेन था वो एक तरह से हवा हवाई था, उसका कोई असर नहीं था, उसमें भीड़ दिखाई गई, वो एक तरह से बंगाल के बाहर के मीडिया को इम्प्रेस करने के लिए ये किया गया। लेकिन जो जमीन पे धरातल पर जो उसका असर होना चाहिए था, सारा कुछ जो है उन्होंने कहा, उनका अब कहना है कि यह पूरा 5 स्टार होटल में रणनीति, 5 स्टार होटल में ब्रीफिंग और 5 स्टार होटल में ही जीत की कल्पना और भविष्यवाणी, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आज पार्टी को बंगाल में उठाना पड़ रहा है। अखिलेश, आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और मनीष काफ़ी वक्त से वहाँ पर कवर कर रहे हैं बंगाल, और जो बता रहे हैं उसके मुताबिक यही लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पर लोगों का नब्ज पकड़ने में नाकामयाब रही। हमारे साथ चित्रिता सान्याल जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका चित्रिता जी। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी वहाँ पर कोलकाता से बता रहे थे कि बीजेपी के ही नेता जो वहाँ पर चुनाव में इन्वॉल्व हैं वो ही कह रहे हैं कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, बाकी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की तरफ से, जिस तरह से पूरा कैंपेन चला, उसने कहीं ना कहीं उल्टा असर डाला और शायद बीजेपी जो है बंगाल की जनता का नब्ज नहीं पकड़ पाई। क्या आपको भी ये लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है, इससे एक बात साफ है कि पहली बात तो ये है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी की जो राजनीति है, चाहे वो धर्म के आधार पर राजनीति कह लीजिए, जो उनकी अपनी पूरे देश में जो राजनीति चला रहे हैं, उनको पूरी तरह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी बात है कि किस वजह से रिजेक्ट किया है, तो इसमें पहली बात ये आती है कि बीजेपी जिस तरह का शब्द या जिस तरह का लैंग्वेज व्यवहार करती है, उनके नेता जो आते हैं, जो टैग ममता बनर्जी ने कैंपेन में वो लेकर आई थी कि आउटसाइडर, ये आउटसाइडर हैं, ये कैंपेन बहुत अच्छी तरह से चला और जनता ने उस पर विश्वास किया। जनता को ये लगा कि बीजेपी बंगाल की पार्टी नहीं है, इनको बंगाल के संस्कृति या कल्चर का कुछ पता नहीं है, इनका जो हिंदुत्व है वो भी बंगाली जो हार्डकोर हिंदू वोट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ अपने आप को जुड़ नहीं पाया। यही वजह है कि एक रिलीजन कार्ड खेलने के बावजूद बीजेपी जो है बंगाल के उस मेजॉरिटी रिलीजन को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाई, वो वोट नहीं ले पाई। दूसरी बात ये है कि जो पूरा एंटी बीजेपी जो है वो पूरी तरह से तृणमूल के पास गया है, कि क्योंकि जनता को ये लगा कि अगर
बीजेपी को बंगाल में रोकना है तो सिर्फ एक पार्टी ही उसको रोक सकती है, वो है तृणमूल कांग्रेस। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना जो वोट बैंक है वो रिटेन किया, उसके बावजूद कांग्रेस का वोट बैंक, लेफ्ट का वोट बैंक, वो भी तृणमूल के पास गया। तीसरी बात यह है कि राज्य में जो नो वोट टू बीजेपी, ये जो बात वामपंथियां जो हैं वो एकजुट हो, चाहे वो सीपीआई एमएल हो या बाकी जो वामपंथी है जो किसी वामपंथी पार्टी के साथ जुड़े नहीं है, पर व्यक्तिगत तौर पे एक वामपंथी पार्टियों एक आइडियोलॉजी पे बिलीव करते, उनका सारा वोट बीजेपी में डिवाइड ना होके पूरी तरह से जो है ये तृणमूल को मिला। तो राज्य में नो वोट टू बीजेपी ये बहुत कामयाब रहा। यही वजह है कि हम देख पा रहे हैं, जो ट्रेंड्स भी आ रहे हैं कि तृणमूल को 200 से ऊपर सीट मिलने की एक उम्मीद उनको दिख रही है। वहीं बीजेपी जो है वो अपने जहां पे उनके वोट बैंक थे वो भी उनको बचाने में कामयाब नहीं रह पाए, क्योंकि वहां से भी वोट जो पहले जो कहा जा रहा था कि वाम राम पे गया है, जो वोट वामपंथियों का जो बीजेपी में शिफ्ट किया है वो कहीं ना कहीं तृणमूल को गया है, थोड़ा बहुत वाम को भी गया है। इसीलिए शायद परसेंटेज वाइज 7% से ज्यादा 10% तक वामपंथी पहुंच पा रही हैं, पर ज्यादा से ज्यादा वोट तृणमूल को गया है। और जो चित्रिता, एक प्रश्न था इससे जुड़ा हुआ, जो बीजेपी की अपनी रणनीति थी उसको लेकर के एक प्रश्न उठता है कि क्या ममता बनर्जी जैसे ताकतवर एक लोकप्रिय चेहरे के सामने अपना एक चेहरा न दे पाना, क्या ये बीजेपी की अपनी एक कमी रही? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहली बार बंगाल में अखिलेश वोट में धर्म का प्रयोग हुआ, वोट एक दो आइकॉन पे वोट हुआ, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का वोट हुआ। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत सारी रैलियां की। किसी राज्य में इस तरह से रैली करना तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि काफी सारे सीट हो सकता है सरकार बनाने में कामयाब हो जाए बीजेपी, पर ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह एक है अखिलेश, अगर आप देखें बीजेपी के रैलीज में जिस तरह की बातें, जिस तरह के शब्द यूज किए गए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, बंगाल की जनता को इस तरह का लैंग्वेज सुनना शायद पसंद नहीं आया। मैं कह सकती हूँ कि इससे पहले इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोला गया था। महिला है एक मुख्यमंत्री, महिला का वोट उनके पास गया है, तो कहीं ना कहीं आप ये ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि किस तरह से बंगाल की जनता वोट करती है, किस तरह के शब्द उन्हें पसंद है, किस तरह का कल्चर वो देखने को। इसमें चित्रिता जी आपको मैं एक मिनट रोकना चाहूंगी। अखिलेश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक चेहरे की बात जब हम कर रहे हैं और ममता बनर्जी बहुत पॉपुलर चेहरा है, तो चेहरा ना दे पाना, हमने देखा है बाकी जगह भी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए हैं, तो क्या यहाँ पर मजबूरी थी या फिर एक कैलकुलेशन था जो काम नहीं किया है? देखिए, मजबूरी ये थी, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। ममता बनर्जी जैसा चेहरा कोई बीजेपी के पास था नहीं। शुभेंदु अधिकारी जरूर हो सकते थे, लेकिन वैसा उनको समय मिल नहीं पाया। अगर 2 साल पहले 3 साल पहले वो बीजेपी में आते तो शायद वो एक चेहरा बन सकते थे, लेकिन बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं था। दूसरी बात, जहां तक पीएम मोदी वाली बातें, जो बात चित्रिता भी कह रही हैं, देखिए 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी को करीब 40% वोट मिले थे। अभी 3% नेगेटिव स्विंग हुआ है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जनता वहां ये जानती है कि मोदी जी जो हैं वो चाहे कितनी रैलियां करें, चाहे बीजेपी उनके नाम पर वोट मांगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो मोदी जी आके नहीं बनेंगे ना, वहां तो कोई लोकल व्यक्ति ही बनेगा। हालांकि बीजेपी कहती रही कि बंगाल का ही व्यक्ति बनेगा, लेकिन वो चला नहीं मामला। और ममता बनर्जी की जो छवि है, जिस तरह से उनको चोट लगी उसी दौरान, फिर वो व्हील चेयर पर बैठ करके प्रचार करती रही, और फिर जिस तरह से चित्रिता बता रही कि उनको निशाना बनाया गया, ये सारी बातें खिलाफ गई हैं। महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में बाहर निकल करके ममता बनर्जी के पक्ष में वोट दिया है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी है। आप देखिए कि कहाँ स्विंग जो है वो देखिए 6% स्विंग टीएमसी के पक्ष में गया है। लोकसभा चुनाव की तुलना में 50% वोट लेना एक क्षेत्रीय पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी बात है। तो अगर
पीकेडी नाम्बियार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीकेडी नाम्बियार जी, हम लगातार पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाई। जो कोशिश थी कि एक यहाँ पर एक दरवाज़ा खुल जाए पूरी तरह से, वो हुआ नहीं है। तो मिसकैलकुलेशन की बात है, एक वहाँ पर चेहरा देने की बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एक जो कोशिश थी कि वहाँ पर एक मजबूत कदम बीजेपी जमाएगी, उसके लिए अब और इंतज़ार करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ, उल्टा मानता हूँ। पिछले चुनाव में जिस पार्टी का जिस 3 सीट मिले थे, इस बार उस पार्टी को लगभग 85-90 सीट मिल रहा है। इसको तो मैं बहुत बड़ी तरीके से एक बहुत बड़ा जीत है एक तरह से। एंड फ्रॉम अ जीरो टू बिकमिंग एन ऑपोजिशन पार्टी, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये जरूर है कि जब बीजेपी ने अपनी पूरी तरह से हल्ला बोला, पूरी तरह से प्रधानमंत्री हो, जो होम मिनिस्टर हो, हर किसी ने एक तरह से बहुत अच्छा सा एक बहुत अच्छा सा एक डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी से जो उम्मीद थे वो उन्होंने किया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि दैट अगर एक पार्टी फ्रॉम जीरो सीधा उससे, आप देख लो हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के अलावा और किसी पार्टी से ये उम्मीद भी नहीं किया जा सकता कि दैट अचानक फ्रॉम जीरो वो गवर्नमेंट में आ जाए, सत्ता पे आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी के बंगाल के अंदर बीजेपी कर चुकी है। जिस राज्य में बीजेपी का कोई विधायक नहीं था, वहाँ पर सरकार बना चुकी है। सारे बाकी पार्टियों के विधायकों को अपनी तरफ लिया, सरकार पूरी शिफ्ट करवा ली थी। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हो चुका है। आप उल्टा समझो ना, आप उसको उल्टा समझो, क्योंकि लोग क्यों बाकी पार्टियां छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये कुछ तो कारण होगा। ऐसे नहीं है कि कोई पकड़ के किसी को लेके तो आ नहीं सकता, कोई ना कोई रीजन होगा। हर कोई दूसरा पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी की तरफ जा रहा है, उसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का जो लीडरशिप के को आकर्षित होकर हो सकता है, पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस से आकर्षित। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को 40% वोट मिले, 19 सीटें वहां पर बंगाल में मिली। और अभी 1.5 साल बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो वोट बल्कि कम हो जाता है। और ये ट्रेंड सिर्फ बंगाल का नहीं है। अगर आप असम को छोड़ दें, एक्सेप्शन है, हर राज्य में जब चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव में तो आपको वोट मिल जाता है मोदी जी के नाम पर, लेकिन जब राज्यों में आप जा रहे हैं तो आप वहां पे ना तो लीडरशिप दे पाते हैं, ना कोई ऑल्टरनेटिव दे पाते हैं, और इसी कारण ये हो रहा है कि आपके वोट लगातार कम हो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव एक अलग तौर पे एक देश का प्रधानमंत्री को चुनने के लिए होता है, लेकिन जब राज्य में जो चुनाव होता है चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए होता है। आज की डेट में देश की जनता ये अच्छी सी जानते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो ये समझता हूँ कि बंगाल के जनता जो भी डिसाइड किया है वो उनके लिए अच्छा ही होगा। बट बीजेपी की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको अगर आप नीचे करके दिखाना, और जो वोट परसेंटेज काफ़ी कम नहीं हुआ है, लेकिन 2% या 2.5% की बात हो रही है, अभी शाम तक होते होते हमें पता भी चल जाएगा कितना फर्क है। आप उल्टा ये क्यों नहीं समझते कि जैसे कांग्रेस है, जो वामपंथी दल है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है बंगाल के अंदर, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। जो पार्टी जो 3 सीट से एकदम उभर कर लगभग 85-90 सीट पे आ चुका है, उसके ऊपर हम फिर आलोचना कर रहे हैं कि ये तो क्यों सत्ता पे क्यों नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है। ये है कि दैट उन्होंने जो परसेप्शन अपने आप के दुनिया के सामने रखा, उससे जरूर कमजोर जरूर पड़ा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दैट बीजेपी का जो परफॉर्मेंस ओवरऑल कम हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि इट इज़ अ बिग विक्ट्री, मे बी इन द टाइम्स टू कम। यही एक तरह से 3 सीट से एक प्रमुख विपक्ष में बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विक्ट्री से कम नहीं है। बिल्कुल। हम असम की बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रतनदीप काफ़ी लंबे समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं। रतनदीप, असम में तो कहीं कोई ऐसा सरप्राइज रिजल्ट नहीं आया है। मान करके चला जा रहा था कि बीजेपी वहां पर वापसी कर सकती है, वैसा ही हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल जिसके बारे में हम चुनाव के वक्त भी चर्चा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब जबकि यह स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी वहां पर सत्ता में वापसी कर रही है, पार्टी ने पूरे प्रचार के दौरान ये नहीं कहा
कि सर्बानंद सोनोवाल जो है वही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा हम जानते हैं कि बहुत प्रबल दावेदार हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने सबसे पहले तो यही प्रश्न रहेगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा बीजेपी के सामने, क्योंकि अब जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं और एक दो रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के जो अलायंस है वो असम में फिर से सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है जबकि कोई गैर कांग्रेसी पार्टी असम ने 2 सक्सेसिव टर्म्स में सरकार बनाया है। इसके पहले कोई भी गैर कांग्रेसी पार्टी सेकेंड टर्म पावर में आ नहीं पाई असम में, मगर बीजेपी आ चुकी है। और ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट लगभग पिछले बार जो 2016 में जब बीजेपी ने जीता था असम पहली बार, उस रिजल्ट के करीब है। तो एक तरह से सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है और उनकी सरकार के प्रति लोगों ने मैंडेट दिया है, तो सोनोवाल का जो दावेदारी रहेगी मुख्यमंत्री के पद के लिए वो बहुत ही सशक्त रहेगी। मगर हम इस वक्त हैं राज्य के और एक दिग्गज नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता हिमंत बिस्व शर्मा के जो ऑफिशियल रेसिडेंस के बाहर हैं, अंदर वो अकेले हैं। वो अभी तक मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और वो जो पूरा जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको वो एनालाइज कर रहे हैं। मगर इस बार जो बीजेपी का कैंपेन रहा, उस कैंपेन में हिमंत बिस्व शर्मा ने इस पूरे चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। वो इस चुनाव के बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर के रूप में उन्होंने काम किया और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, उनकी जो छवि है और उस छवि को लेके भी बीजेपी आगे निकली। सोनोवाल भी थे, तो हमेशा हमने देखा कि जो राष्ट्रीय नेता हैं बीजेपी के, वो दोनों ही, सोनोवाल और हिमंत बिस्व शर्मा दोनों को ही तवज्जो देते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब बीजेपी को ये फैसला करना पड़ेगा कि आगे चल के मुख्यमंत्री क्या सोनोवाल ही रहेंगे या फिर जो दूसरे नेता है जिनके बलबूते पे चुनाव लड़ा गया, हिमंत बिस्व शर्मा, उनको मौका दिया जाएगा। मगर इस बार कांग्रेस की महाजोट ने कोशिश किया था, मगर वो कोशिश रंग नहीं ला पाई। और किस लिए रंग नहीं ला पाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि ऊपरी असम का जो इलाका, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 47 सीट्स में चुनाव लड़े गए थे, असम में हर बार देखा जाता है कि जो अलायंस, जो पार्टी ऊपरी असम में अच्छा करती है, आगे जाके वो सरकार बनाती है। 2016 में बीजेपी ने ऊपरी असम के इलाके को स्वीप किया था और इस बार भी जो ट्रेंड्स अभी तक आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी ने उस इलाके को स्वीप किया है। और इसके साथ साथ बोडोलैंड का जो इलाका है, वहां पे बीजेपी और उसके जो नई सहयोगी पार्टी है यूपीपीएल, उन्होंने स्वीप किया। जबकि कांग्रेस की जो एलाई पार्टनर है बीपीएफ, उन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन किया। अब तक पिछले चुनाव में उन्होंने 12 सीट जीता था, इस बार वो शायद 1-2 सीट अब तक जीत पाए। और ये अगर उनके झोली में एक भी सीट नहीं आए तो भी सरप्राइज होने की बात नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं पे महाजोट का जो इक्वेशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, वो जो उनका जो कैंपेन था, पॉजिटिव कैंपेन था, उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाए। बिल्कुल रतनदीप, और शायद अभी जो जैसा अखिलेश ने भी कहा कि सबसे बड़ा फैसला यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उसका असर आगे की असम की राजनीति पर, बीजेपी की राजनीति पर अच्छा खासा पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं। लगातार आपको हम जो 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर लगातार हम बने हुए हैं और आपको नंबर्स जो हैं स्क्रीन पर लगातार नज़र आएंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो सेलिब्रेशन की तस्वीर देख रहे हैं, इसके बारे में आपको हम बता दें सबसे पहले, क्योंकि जो हालात कोरोना के बने हुए हैं उसको देखते हुए जब सवाल उठाए गए हैं, चुनाव आयोग ने बेहद साफ तौर पर कहा है कि FIR होगी अगर इस तरह से यहाँ पर जश्न उत्सव कोई भी पार्टी मनाती है। SHO जो है वो सस्पेंड होगा अगर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वहां पर भी नेताओं को टैग करके लिखा जा रहा है कि इस तरह का जमावड़ा रोकें, लेकिन असर नहीं हो रहा है अभी तक। बिल्कुल, ये लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कुछ देर पहले हमने चेन्नई से देखी थी, जहां पर डीएम के ऑफिस के बाहर भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। मनीष कुमार भी कुछ देर पहले हमें कोलकाता से वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि उनके पीछे लगातार ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर निकल कर जश्न मना रहे हैं। चुनाव आयोग जिस पर लगातार पिछले 1.5 महीने में सवाल उठते रहे हैं, वो आखिरकार आज जाकर काफ़ी सख्त हुआ है। उसने चिट्ठी लिखी है तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो रोकें इस तरह के किसी भी जश्न को, क्योंकि इससे
कोरोना फैलने का खतरा है। चित्रिता सान्याल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पीकेडी नाम्बियार साहब भी हमारे साथ हैं। चित्रिता, चुनाव आयोग ने आपको लगता नहीं कि काफी देर कर दी ये निर्देश देने में कि इस तरह की भीड़ भड़क्का ना हो, अब जबकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं? बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर 1.5 महीने पहले जो मामले थे आज कम से कम 10 गुना ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, ये बहुत हताश करने की बात है, क्योंकि जब हमने देखा कि 3 फेज या 4 फेज बचे हुए थे, कोरोना काफी हद तक फैल गया था, उसके बाद बंगाल की सारी पार्टियों ने, नेशनल पार्टीज ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि जो 3 या 4 फेज है उसको 1 फेज में तब्दील कर दिया जाए, ताकि कोरोना में लोग एक दिन में आके वोट दें, इतना लंबा टाइम ना दिया जाए। पर उस टाइम पे अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने 4 फेज में और 15 दिन लगा के इलेक्शन करवाया, और उसमें रैलियाज उन्होंने कई दिनों बाद, उनका ये बयान था कि रैलीज में लोग ना जाए, छोटी रैलीज करें जिसमें 500 लोग हो पाए। तो बात ये है कि जब एक्चुअल स्टेप लेना था, आज इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप विक्ट्री प्रोसेशन मत कीजिए क्योंकि कोरोना फैलने का डर है। तो ये 4 फेज जो लंबा एक टाइम चला, क्या उसमें कोरोना नहीं फैला? बिल्कुल जब सारी पार्टियां ने अपील बड़ा की थी, सवाल है, और कांग्रेस, इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी कई सवाल उठाए। विजय मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। विजय जी, आपकी पार्टी काफी आगे चल रही है और निश्चित जीत दिख रही है। इस बीच हमने देखा है कि जब आखिरी चरण के चुनाव हो गए उसके बाद कुछ लिमिटेड तौर पर एक वहां पर तालाबंदी की गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो अगली सरकार वहां पर आ रही है उसके लिए भी कोरोना ही होगा। तो क्या अब आगे क्या होगा? अभी हम देख रहे हैं इस तरह से कोई भी निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे जश्न मनाए जा रहे हैं। कोविड को लेकर के हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय जी बहुत ही सतर्क हैं, और आज वो शाम को कोई निर्देश देंगी, जिस निर्देश का हम लोग पालन करेंगे। ऑलरेडी पहले से हम लोग को निर्देश मिला हुआ है कि कोविड के लिए जो जो प्रिकॉशन लेने चाहिए, जो सतर्कता चाहिए लेना चाहिए, हम लोग ले रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने कोरोना की परिस्थिति में जिस हिसाब से हम लोगों ने रास्ते पे उतर करके काम किया इसके पहले, और अभी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा कोई भी कमी अपने तरफ से नहीं रखी। उन लोगों ने अपने जितने मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और सब सरकारी तंत्र का उन्होंने दुरुपयोग करके सत्ता को पाने के लिए कमी वो लोग नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बंगाल की जनता को, बंगाल के मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं और चरण स्पर्श करता हूं। बंगाल की जनता बहुत सतर्क और बहुत ही बुद्धिमान है, इसका प्रमाण बंगाल की जनता, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है आज सोचता है, 15 दिन बाद सोचता है। हमारी सरकार, हम लोगों ने जिस हिसाब से जो कार्य किए पे उसका हम लोगों ने एक कार्य किया। मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ विजय जी, क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे कि इसको दुरुस्त करें, लेकिन नाम्बियार साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव आयोग को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस खुलकर के कह चुकी है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं था। जिस तरह की रैलियां करने की इजाज़त दी गई और जिस तरह के रोड शो निकालने की इजाज़त दी गई, ये सारा कोरोना के संकट काल में ठीक नहीं था और इसके चलते खमियाजा भुगतना पड़ सकता है बंगाल की जनता को। इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग की जो भूमिका है और जिस तरह के सवाल उसकी भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि चुनाव आयोग को थोड़ा बहुत और
कठोर तरीके से और पहले से ही इस तरह का कदम उठाना चाहिए था। कहीं न कहीं इस बार का जो कोरोना काल में जो ये चुनाव हुआ है उसमें चुनाव आयोग का जो भूमिका है ओवरऑल उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी तरह का सवाल उठा हुआ है, बट ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई थिंक दे शुड हैव एक्टेड अ लिटिल बिट मोर फास्टर दैन व्हाट दे शुड हैव। आई मीन बहुत देर तक इतना इंतजार करके कोई भी डिसीजन लेना इस टाइम पे, इस महामारी का टाइम पे, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कहीं न कहीं कुछ तो उनकी तरफ से कमी रहा है। जी, यहाँ पर हम एक बातचीत की है हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने बंगाल बीजेपी के महासचिव सायंतन बासु से, वो हम दिखाना चाहेंगे और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर क्या कह रही है। क्योंकि दावे चुनावी जब रैलियां होती हैं, भाषण होते हैं, उसमें कई तरह के होते हैं, लेकिन जब नंबर्स आने लगते हैं नतीजों वाले दिन, तब वो बड़ा साफ हो जाता है कि हुआ क्या। तो क्या कह रहे हैं सायंतन बासु, सुनते हैं। हमारे साथ सायंतन बासु जी हैं, जनरल सेक्रेटरी बंगाल बीजेपी के। सर, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और एक बार फिर से दिखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं मेजोरिटी के आगे बढ़ गई है, आप इस रुझान को किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी अभी फिलहाल इसे किस तरह से देख रही है? अभी भी बहुत प्राइमरी स्टेज है। इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। 2 से 2:30 बजे तक प्रतीक्षा कीजिए। अभी 50% काउंटिंग नहीं हुआ, कम से कम 50% काउंटिंग होने दीजिए, फिर हम बता पाएंगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। जितना खराब बीजेपी का दिखा रहा है प्रदर्शन, इतना खराब नहीं होगा, इससे कई गुना अच्छा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2-2:30 बजे तक हम लोग सरकार के करीब आ जाए। सरकार के क्या ऐसे कोई सीट्स पता चल पाई हैं जहाँ पे काफ़ी क्लोज कंपटीशन है, या क्या कुछ पता चल पाए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट? नहीं, अभी भी बहुत सारे जगह में 7 राउंड हुआ है, कहीं 300 वोट में टीएमसी आ गया है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उत्तर का थी 100 वोट से टीएमसी आ गया है, वो सीट बीजेपी जीतेगी। तो ऐसे बहुत सीट है, बहुत उधर उलट पलट होगा, अभी भी टाइम है। 2:30-3 बजे से थोड़ा पता चल जाएगा क्या होने वाला है। नंदीग्राम सीट में अभी भी कहीं ना कहीं बढ़त बनी हुई है, उसे लेकर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? उस सीट की क्या प्रेडिक्शन? हम आशावादी है कि उस सीट बीजेपी जीतेगी, शुभेंदु अधिकारी उसमें जीतेंगे, लेकिन अभी भी प्रतीक्षा करना है। प्लीज वेट फॉर सम टाइम, देन वी विल डिसाइड। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2:30-3 बजे तक इंतजार करने की बात की जा रही है। ऐसे कई सीट्स हैं जहां पर अब भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जितना प्रदर्शन किया गया उस तरह से अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कहीं ना कहीं प्रतीक्षा कर रही है 2:30-3 बजे तक, तब शायद कुछ पिक्चर क्लियर हो, उसके बाद ही वो इस पूरे मामले पर बात करते हुए नजर आएंगे। कलकत्ता से कैमरा पर्सन निर्मल सरकार के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो हमारे साथ चित्रिता सान्याल विश्लेषक जुड़ी हुई हैं। चित्रिता, एक प्रश्न जो है जो टीएमसी को जरूर अभी परेशान कर रहा होगा इस तमाम बड़ी ऐतिहासिक जीत के बावजूद, वो है नंदीग्राम का जो संग्राम है वो फिलहाल तो टीएमसी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी वहां पर अभी भी पीछे चल रही हैं। ऐसे में क्या हो सकता है? वैसे तो ये कहा गया था कि नंदीग्राम 2 उसकी जब ईवीएम्स खुलेंगी तो शायद टीएमसी को बढ़त मिल जाएगी, लेकिन अब भी ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। इसका क्या असर हो सकता है अगर ये प्रतिकूल परिणाम आता है तो राजनीति पर, ममता बनर्जी के स्ट्रेचर पर, और टीएमसी की अपनी जो अंदरूनी राजनीति, इसमें कहा जाता है कि उनके जो भतीजे हैं वो अब आगे आ सकते हैं, सत्ता संभाल सकते हैं। तो अखिलेश, ये है कि अगर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, तो ममता बनर्जी को छोड़ के कोई दूसरा नाम आगे नहीं आएगा। उनकी पार्टी चलती है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी अगर यहाँ पे हार भी जाए तो वो 6 महीने में किसी दूसरे सेफ जगह से जीत के आएंगी। मुख्यमंत्री अगर होंगी तो वो ममता बनर्जी ही होंगी। अभिषेक बनर्जी इस वक्त अगर तृणमूल कांग्रेस में अगर बंगाल में वो मुख्यमंत्री पद के लिए हो जाए तो हो सकता है तृणमूल कांग्रेस में इतना ज्यादा एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा पार्टी के लिए। तो यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस जीत के आए और ममता बनर्जी अगर हार भी जाए तो वो पहले से ही तृणमूल कांग्रेस ने उसके लिए एक ग्राउंड बना रखा है। उन्होंने ये सबसे पहले कहा है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में वहीं पे रहना पड़े, ये पहले से ही बीजेपी ने सोच के रखा था ताकि वो बाहर कैंपेन ना कर पाए और अपने सीट को बचाने के लिए रहे। एक ये स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की। क्यों? पर उसके बाद वहां पे वो अटैक भी हुई, जो तृणमूल का कहना है कि उनका पैर टूट गया अटैक में, वो तब भी व्हील चेयर में कैंपेन करनी। तो ये सिंपैथी पहले से
तृणमूल कांग्रेस ने क्रिएट कर रखा है। उनको पता था कि ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है, नंदीग्राम में हारने की भी एक आशंका जताई जा रही थी। वजह चित्रिता की एक विकल्प शायद खुला रखा था कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ लें, लेकिन जब पीएम मोदी ने यह बात एक पब्लिक मीटिंग में कह दी तो शायद उसके बाद टीएमसी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। कादम्बनी जी, यहाँ पर जॉयदीप से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। चित्रिता, जॉयदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जॉयदीप जी, अगर एक हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन ले रहे हैं, ये देखते हुए कि अभी क्या स्थिति है, ममता बनर्जी नंदीग्राम में लगातार पीछे चल रही हैं, अगर वहां पर वो जीत मैनेज नहीं कर पाती हैं तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? तृणमूल का कोई भी एमएलए सीट वेकेट कर देगी और वो उस सीट से आ जाएगी। बट शी इज गोइंग टू लीड द गवर्नमेंट, शी इज गोइंग टू लीड द पार्टी और शी इज गोइंग टू लीड द गवर्नमेंट। ऐसे नहीं होगी कि वो उनका भतीजा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा या पार्टी सुप्रीमो बनेगा। मतलब तृणमूल मतलब ममता, ममता मतलब तृणमूल। एब्सोल्युटली। एक चीज और बताइए जयदीप जी, ये जो बात उन्होंने कही थी कि मैं एक पैर से तो बंगाल जीतूंगी, दोनों पैरों से दिल्ली जीतूंगी, तो ये उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान ही साफ कर दिया था। फिर दूसरा, उन्होंने इसी अभियान के दौरान एक पत्र लिखा, तमाम विपक्षी नेताओं को लिखा, जिसमें एक सामूहिक एकता की बात कही गई, विपक्षी एकता की बात कही गई। तो ऐसे में अब जबकि वो बम्पर सीटों से चुनाव जीत रही है, पश्चिम बंगाल का तीसरे टर्म उनका शुरू होगा, तो फिर क्या वो आपको लगता है कि दिल्ली की ओर रुख करेंगे? क्योंकि यहां पर तो एक बड़ा वैक्यूम है विपक्ष में। ये आज का बात नहीं है, वो पहले भी इनका हमेशा ममता जी का एम्बिशन था कि दिल्ली में वो पहले भी सरकार में रह चुका है, वो रेलवे मंत्री भी थी, लेकिन एक किंग मेकर पोजीशन में या पूरा सत्ता में आ जाए सेंटर में, ये इनका बहुत पहले से ही एक एम्बिशन है। 2019 में उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था कि वो पीएम या तो पीएम के पीछे जो थ्रोन के पीछे जो पावर है वो होगी। तो ये तो लगातार चलते रहेगा। कितना दूर ये होगा, अल्टीमेटली रियलिटी होगा, उसमें मेरा बहुत डाउट्स है, लेकिन ये तो उनका एम्बिशन है और जायज है, वो इसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जी, एक ब्रेक लेते हैं हम फिलहाल और जल्द लौटते हैं। तो इस वक्त देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, मेडिकल इमरजेंसी जैसे, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और एक बार फिर से हम कोरोना की खबरों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर आई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक है राघव चड्ढा, उन्होंने मदद का आश्वासन दे दिया और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 5 जो सिलेंडर है वो पहुंचा दिए गए हैं, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर है। इस वक्त क्या अस्पताल प्रशासन से आपकी बात हो पाई है, क्योंकि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो किस तरह से अभी स्थिति वहां पर देखी जा रही है? देखिए, मैं इस वक्त रेनबो हॉस्पिटल पर ही हूं और डॉक्टर शिशिर पॉल जो एक सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे मैंने करीब आधे घंटे पहले बात की थी। उन्होंने ये कहा कि राघव चड्ढा के हस्तक्षेप के बाद हमने अपने ट्रक को भेजा है उन ऑक्सीजन सिलेंडर को जल्दी से जल्दी यहाँ लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन का स्टॉक है, मेडिकल ऑक्सीजन का, वो स्टॉक लगातार घटता जा रहा है बहुत तेज़ी से। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन का स्टॉक कम होता है तो हॉस्पिटल प्रशासन को अपनी प्रायोरिटी तय करनी होती है, यानी जिन मरीजों को अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस सप्लाई को बाहर रखा जाता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा कम भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग अवर स्टॉक, हमारा स्टॉक जो है ऑक्सीजन का, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का, वो लगभग खत्म होने वाला है और इसलिए हमने अपील की है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। फिलहाल अस्पताल प्रशासन को इंतज़ार है, उस ट्रक जो यहाँ से भेजा गया है वो अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया है। थोड़ी देर पहले जो प्रशासन है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 2 बजे के आसपास तक हम मैनेज कर सकते हैं और हमें ये बताया गया है कि बहुत जल्दी राघव चड्ढा के हस्तक्षेप के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई होगी। सवाल ये उठ रहा है अदिति इस प्रकरण से कि करीब 3 दिन पहले भी हॉस्पिटल ने ट्वीट किया था हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बचा है, जिसके बाद राघव चड्ढा ने हस्तक्षेप करते हुए 3 दिन पहले भी 5 सिलेंडर यहाँ भेजे थे। एक बहुत ही एडहॉक सिस्टम है इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जो पूरी तैयारी है, अस्पताल प्रशासन जिस तरह से संकट से जूझ रहा है ऑक्सीजन के, और प्रशासन का भी जो एडहॉक रवैया है कि जब एकदम से हालात आपात जैसे हो जाते हैं और मरीजों की संख्या और जान पर खतरा खड़ा हो जाता है
तो उसके बाद फिर आपाधापी में 5 सिलेंडर यहाँ पर भेजे जाते हैं। डॉक्टर शिशिर पॉल ने ये कहा है कि हमारे 4 से 5 पेशेंट हैं, वो आईसीयू बेड पे हैं, उनको कांस्टेंट ऑक्सीजन की सप्लाई को बहाल रखना हमारी जिम्मेदारी है और बहुत बेहतर होगा कि जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है वो नया स्टॉक मेडिकल ऑक्सीजन का जल्दी से जल्दी अस्पताल के पास भेजें। फिलहाल प्रशासन को उन 5 सिलेंडरों का इंतजार है। अदिति जी, लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार में ये टकराव है कि ऑक्सीजन का कोटा कितना है, कितना आ रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि जब जब एक अस्पताल की तरफ से खबर आती है उस वक्त वक्ती तौर पे मदद कर दी जाती है। इस बीच कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। क्या फैसले, ये देखिए इस सिचुएशन को भी अब हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका, 10 दिन से ज्यादा गुजर चुका, क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा कि अगर कोई ट्वीट आता है, लोग ट्वीट करते हैं, फिर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाई जाती है? ये सिर्फ रेनबो अस्पताल की बात नहीं है, ज्यादातर अस्पतालों की, हिमांशु, यही हालत है इस समय। निश्चित तौर पर राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 5 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे हैं रेनबो हॉस्पिटल को, उसी में उन्होंने ये बात भी कही है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन के स्टॉक्स हैं वो बहुत सीमित हैं और इसलिए हमारी जो क्षमता है अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, जो डिमांड है दिल्ली में, उसके मुताबिक हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है और इसलिए इस तरह का संकट खड़ा हुआ है। और एक बहुत ही एडहॉक व्यवस्था है नगमा यहाँ पर, और अस्पतालों को सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके अपील करना होता है 4 सिलेंडर के लिए, 5 सिलेंडर के लिए। आप देखिए ये अस्पताल जो है रेनबो अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है और बहुत सारे मरीज यहाँ पर हैं, कुछ बहुत क्रिटिकल हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं, और ऐसे बड़े हॉस्पिटल को भी इस तरह से ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन में 2 बार सार्वजनिक तौर पर अपील करके ये कहना पड़ा है कि हमारे पास, 3 दिन पहले उन्होंने कहा था हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा है, आज उन्होंने 12 बजे कहा था कि हमारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला, 2 बजने वाले हैं, अब ये कहा जा रहा है कि 2 बजे तक हम किसी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही संकट की स्थिति है मुझे लगता है, और दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को बहुत सतर्कता के साथ ये जो संकट है ऑक्सीजन संकट, इससे निपटने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्थिति है वो और भयावह होती जा रही है। नगमा जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। ये स्थिति जो है वो ज़्यादातर अस्पतालों में है। जैसे हम आपको अगली खबर दिखाएं राजस्थान से, यहाँ पर भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले दिनों राजस्थान की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 2 सीटों के विधायकों की मौत कोरोना की वजह से ही हुई थी, और अब सुजानगढ़ सीट के उम्मीदवार मनोज मेघवाल भी कोरोना संक्रमित हैं। जहां नेताओं में इसका संक्रमण बढ़ा है, आम लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है, अस्पतालों पर भारी दबाव है, लिहाजा अस्पताल के बाहर और भीतर मरीजों की लगातार कतार लगी हुई है। दिखा रही हैं जयपुर के एक अस्पताल की हालत क्या है हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अब राजस्थान में भी बाईपोल जो हुआ है 3 असेंबली सीट्स में, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जो 3 बाईपोल हैं उसमें 2 पहले कांग्रेस के हाथ में थी और 1 बीजेपी की। और इसमें गौर करने की ये बात है कि 2 एमएलएज जिनका निधन हुआ है उनमें उनका कोविड के कारण निधन हुआ था, किरण महेश्वरी और कैलाश त्रिवेदी, उसके कारण बाईपोल हुआ है। और जो सुजानगढ़ सीट है उसमें अभी की अभी सूचना मिली है कि जो कैंडिडेट है मनोज मेघवाल वो खुद पॉजिटिव हुए हैं। अब कोरोना की क्या स्थिति है राजस्थान में, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, एक नेबरहुड हॉस्पिटल है, लेकिन कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर बाहर खड़ी है, यानी कि जो पेशेंट्स हैं अब हॉस्पिटल्स बिल्कुल भर गए हैं। मेरे साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर भी हैं। भैया आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते में कितना केस लोड बढ़ा है। नहीं, पिछले 2-3 दिनों में हो रहा है कि काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से संचालित हैं। कितना बेड्स हैं आपके हॉस्पिटल में? जी, बेड कितने हैं हॉस्पिटल में? अभी हमारे पास 15 बेड है, मतलब कोविड के लिए। बिल्कुल फुल है। हाँ, एक्स्ट्रा हम ले नहीं रहे हैं। और ऑक्सीजन का क्या है वैसे सरकार? जो अभी जो हमारे पास में जो पर्याप्त जितने पेशेंट हैं उसके लिए हमारे पास में सफिशिएंट है। अच्छा, रेमडेसिविर आपको अधिकृत है या नहीं है? मैम, जिस पेशेंट की जरूरत होती है तो हमें जो सीएमएचओ से जो मिलता है उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग ही लगता है, हमारे पास में वैसे अवेलेबल नहीं है। तो क्या एक वेटिंग भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेटिंग भी है, जैसे दुर्लभ जी में भी वेटिंग है, RUHS में भी वेटिंग है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ले रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स तो आई थिंक राजस्थान में सब जगह ज्यादा हैं। लेकिन मैम तो हमारे पास में जितने हैं उन पेशेंटों को ले रहे हैं हम, बाकी हम अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप सिंह शेखावत है। प्रदीप सिंह, ओके। तो यहाँ 15 बेडेड हॉस्पिटल है, पूरी तरह से फुल है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर
जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ पर पहुंचे हैं। जीवनदायी है ऑक्सीजन, लेकिन जो राज्य सरकार के फिगर है वो ये है कि 365 MT उनको चाहिए ऑक्सीजन और उनके पास 330 ही मिल रहा है। और जो हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी उसमें ये बात सामने आई थी कि बेड्स की कमी नहीं है राजस्थान में, लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का जो कोटा अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा चाहिए है राजस्थान को। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजे आज आ रहे हैं। 2 तारीख है, 2 मई को, और तस्वीर लगभग साफ यहाँ पर हम कहेंगे कि है अखिलेश। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल जिस पर सबकी नजरें थी वहां पर यह साफ हो गया है कि ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाने जा रही हैं। उन्हें काफी ज्यादा सीटें, यानी 200 से भी ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। वो अपनी सीट नंदीग्राम से पिछड़ जरूर रही हैं, हालांकि जो अंतर था शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का वो अब थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। 3 से 4 हजार का ही अंतर अब रह गया है उधर। लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने अपना किला, बंगाल का किला बचा लिया है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर जयललिता और करुणानिधि दोनों की गैर मौजूदगी में चुनाव हुआ। डीएमके ने, जैसा कि माना जा रहा था, एआईएडीएमके को पीछे छोड़ दिया। उधर केरल की बात करें तो वहां पर 40 साल में, यानी 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि जो इनकम्बेंट सरकार थी, जो पार्टी सत्ता में थी, उसने दोबारा सत्ता में वापसी की है। पिनराई विजयन की लेफ्ट फ्रंट वापस आई है, दूसरी बार सरकार बनाती हुई साफ तौर पर दिख रही है। और अगर हम बात करें असम की, तो असम में भी बीजेपी ने यही करिश्मा कर दिखाया है। वहां पर बीजेपी 80 सीटों के करीब पहुंचती दिख रही है। ये पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन है बीजेपी का। और खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बार जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उनको अपना सीएम कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया था। इसलिए अब ये सवाल रहेगा कि असम में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उधर पुदुचेरी की बात करें तो वहां पर बीजेपी का जो गठबंधन है एनआर कांग्रेस के साथ, वो आगे दिख रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हम सीधे चलते हैं सबसे पहले नाम्बियार साहब के पास। नाम्बियार साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह साफ दिख रहा है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी अभी भी पीछे हैं शुभेंदु अधिकारी से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपका असेसमेंट क्या है कि ये अगर नतीजा ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं जाता है तो क्या ये एक उनकी जो लोकप्रियता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, या केवल उस सीट के जो समीकरण हैं वो उनके खिलाफ गए हैं ये मान करके खारिज कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा होगा। मुख्यमंत्री एक पूरी राज्य का है और वो कहीं से भी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जब जीत के आना चाहिए। और स्पेशली ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा नेता है और एक तरह से तो एक सिकुलर फैमिली पार्टी और खुद का एक उसी की छवि से ही पूरी पार्टी चलता है। अगर नंदीग्राम में गलती से भी अगर ममता बनर्जी अगर पीछे हो जाते हैं या हार जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सवाल उनके ऊपर आ जाता है कि यस, ये एक तरह से ये बड़े से बड़े जीत के सामने भी वो जीत को इतना छोटा कर देगा कि ममता बनर्जी के लिए बहुत सारी सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि दैट यस, ये एक तरह से उनके ऊपर तो वैसे भी आरोप बहुत बड़ा ये है कि दैट वो मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा तरीके से खेलते हैं। और उस चीज को एक बार जनता ने जवाब दे दिया ना नाम्बियार साहब, ये तो बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। ये तो आरोप बीजेपी लगाती आ रही थी, लेकिन बीजेपी को तो निपटा दिया वहां की जनता ने। नंदीग्राम का भी जनता ही है, वो भी वोट ही करते हैं, वोट कर ही तो अपना नेता को चुनते हैं। अगर वो नंदीग्राम में हारता है, ये तो हमें सबको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी जो छवि के ऊपर जो जैसे चल रहे थे
थोड़ा बहुत तो कमी है। और नंदीग्राम से ही विजय मिश्रा जी, काफी नंदीग्राम का भी फैक्टर, वहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक चीज जयदीप मजूमदार मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो नतीजे आए हैं, खासकर पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है, उसको देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर बीजेपी के लिए क्या लेसन है, क्या सबक है? हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। चित्रिता, आपसे यही प्रश्न जो कादम्नी का है कि किस तरह से आप राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदलते हुए देख रही हैं, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र में एक मजबूत पार्टी की मजबूत सरकार है, इतना बड़ा बहुमत उनके पास है, ये आरोप भी लगता है कि सारे फैसले उनके अपने हाथ में हैं। और पिछले 1.5 साल से जो संकट चल रहा है, देश जिस संकट को झेल रहा है कोरोना का, इसमें भी ये आवाज़ काफ़ी उठी है, खासतौर से उन राज्यों की ओर से जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। यह कहा गया कि भारत में जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसको चोट पहुंची है पिछले 7 साल में। तो ऐसे में ममता बनर्जी की जीत क्या इशारा करती है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अपने बूते पर अपने राज्यों में सरकार चला रही हैं, क्या वो ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रखेंगी? क्योंकि अब तो तमिलनाडु में भी एक ऐसी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो कि बीजेपी के साथ नहीं है। देखिए अखिलेश, एकदम सच है कि आज का जो राय बंगाल का जो निर्णय होगा, वो ऑब्वियसली एक ममता बनर्जी को एक रीजनल लीडर के तौर से जो उन्होंने जो शुरुआत की थी, वहां से कहीं ऊपर उनको लेके जा रही है। और पूरे देश में अगर ये छवि आ रही है, बन रही है ममता बनर्जी की, कि अगर कोई टक्कर ले सकता है बीजेपी के साथ, वो है ममता बनर्जी। तो एक जो ऑपोजिशन लीडर, जहां पे पहले कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस पीछे जा रही है और हम देख रहे हैं कि रीजनल पार्टीज में तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एंड ऑब्वियसली वहां से उनकी नेत्री ममता बनर्जी एक ऐसी फेस बन के उभर के आ रही है कि वो एक नेशनल लेवल में टक्कर ले सकती हैं। तो ये बात सच है कि इस जीत ने ममता बनर्जी को एक रीजनल पॉलिटिशियन से बहुत ऊंचे दर्जे तक वो लेके गई है। और आज की तारीख में ये कहना सच है कि पूरे भारत में अगर रीजनल पॉलिटिक्स में कोई नाम सामने आता है तो वो है ममता बनर्जी। तो आज का जो बंगाल का जो निर्णय होने वाला है, वो ऑब्वियसली एक सच है, क्योंकि आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि लास्ट 5 साल से बीजेपी का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, नेक्स्ट टारगेट बंगाल है, ये अमित शाह जी से हम बहुत बार सुन चुके हैं। पर इसके बावजूद, इतनी तैयारी के बावजूद, एक राज्य असेंबली इलेक्शन में बार बार अमित शाह जी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतने रैलीज करना, इतने सभाएं करना, रोड शोज करना, अगर इसका नतीजा ये है कि बीजेपी 100 से भी नीचे आ जाए, तो ये एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ऐसे पोजीशन में, जब हर जगह पे वो जीत हासिल कर रही थी, बंगाल में आके उनकी जीत को रोक दिया गया। और वो रोकना सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की। हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी तो जो नई बीजेपी, मैं इसको नई बीजेपी कहता हूं, जब से पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह आए हैं, उन्होंने कमान संभाली है, जो नई बीजेपी है, ये इसकी स्टाइल है, ये चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। जहां पर उनकी ताकत ना भी हो, चाहे उनको लगता है कि समीकरण उनके अनुकूल ना भी हो, तो इसी तरह से प्रचार होता है। दिल्ली जो कि एक हाफ स्टेट है, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री ने लगातार रोड शो किए, प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैलियां कराई गई, और यही सारी मुद्दे, जो पोलराइजेशन की कोशिश जो बंगाल में हुई, वही बीजेपी ने कोशिश दिल्ली में की थी। तो ये तो पूरी ताकत लगाने का उनका अपना एक अंदाज है। मैं नामबियर साहब के पास आऊंगा यही प्रश्न पूछने के लिए कि आपको लगता है कि क्या बंगाल की हार से अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, इनके हौसले क्या पस्त होंगे? क्या आपको लगता है कि जो अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्या उसमें बीजेपी का मनोबल थोड़ा कमजोर होगा इस हार के बाद? इसमें मैं एक ऐड कर देती हूं, जो स्ट्रैटेजी होता है कि जो उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल होगा, वही आप पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते हैं। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। क्या ये अब साफ हो गया है कि हर जगह आप पोलराइजेशन करा के, हिंदू मुसलमान करा के आप चुनाव नहीं जीत सकते? ये एक तरह से कुछ लिबरल मीडिया का एक तरह से उनका एक स्टाइल है बीजेपी के प्रति तो बोलने के लिए, पोलराइजेशन। एंड हम सब जानते हैं कि पोलराइजेशन एक्चुअली कौन करता है, माइनॉरिटी
अपीसमेंट पॉलिटिक्स पिछले 60-70 वर्षों से भारत के अंदर हो रहा है और कौन कर रहा है सबको पता है। जहां तक मैं आपसे ये बिल्कुल सहमत हूं कि हर राज्य का जो चुनाव अलग है, हर जगह का जो समीकरण अलग है, उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनता है, उसी के हिसाब से ही जो उस जगह का इलेक्शन कैंपेन भी होता है। बीजेपी एक ऐसे एकमात्र पार्टी है, हर इलेक्शन को इतना सीरियसली लेते हैं, हर बूथ का कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री तक इलेक्शन के अंदर पूरी तरह से जुड़कर काम करते हैं, जीतने के लिए काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक 3 सीट का 5 साल पहले 3 सीट वाला जो पार्टी आज 80-90 सीट लेकर आगे आया हुआ है, उसको फिर भी हम ये कह रहे हैं कि वो हार चुका है, वो बहुत पीछे हो चुका है। उसको उल्टा समझो ना, आप उल्टा सोचोगे तो क्या है कि यार 3 सीट से इतनी बड़ा वृद्धि में यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। मैं फिर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी सीटें आपको आती दिख रही हैं, बीजेपी उससे संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो संतुष्ट तब होता है कि जब वो जीत कर अपना सत्ता पे आए, अपना गवर्नमेंट बनाए। बट इन द मीन टाइम आपको ये भी समझना जरूरी है कि एक हर चीज का एक ये कोई जरूरी नहीं है कि दैट पहला इलेक्शन परिणाम में बीजेपी के तरह से हुआ है, उसके बाद इतना बड़ा संख्या में 82-85 आप अभी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि शाम होते होते अगर वो 100 भी हो गया। मिश्रा जी, आपके जो सबसे बड़े नेता जो ये बोल रहे थे कि हम यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि उनसे मिसकैलकुलेशन हुआ है? आपको मैं ये उल्टा पूछूं, कोई भी जब युद्ध पे जाएगा, कोई भी एक चुनाव के लिए जब जाएगा, वो ये कहकर जाएगा क्या कि हम तो हार रहे, हमें 100 से कम मिलेगा? मुझे लगता है कि एक अच्छे खिलाड़ी का ये ऐसे ही होना चाहिए कि उनको जीतने के लिए जाना चाहिए। एंड बीजेपी जिसके लिए जाना जाता है, कोई भी चुनाव जब वो लड़ते हैं तो पूरी तरह से लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं। बट ऑफकोर्स अभी जनता जनार्दन है, अगर ममता बनर्जी अगर वापस आ रहे हैं तो मैं तो उनको कहूंगा कि लेकिन तब भी ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है ना कि लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से वोट प्रतिशत आए उसमें कमी क्यों आई? लोकसभा और राज्य का जो चुनाव है वो दोनों अलग अलग है। हिंदुस्तान का जनता आज की डेट में ये समझ चुका है कि मुख्यमंत्री क्या कौन होना चाहिए या प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। ये हर जगह पे, चाहे केरल से लेके कश्मीर तक, हर किसी को जानते हैं कि दैट यार ये दोनों इलेक्शन अलग होता है। ये दोनों अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग तरीके से लोग आज की डेट में अपना मतदान देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई ज्यादा बात करने का, हर जगह पे ये आप देखोगे ना। बिल्कुल नामियर साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं जिनके पास हम आएंगे। हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ आज यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। राज्य भर में 829 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती हो रही है। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल हरी झंडी दी थी कि मतगणना कराई जा सकती है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद वोटों की गिनती के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट की लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के बजाय मूक दर्शक खड़ी दिख रही है। ये हाल तब है जब पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कई शिक्षकों की संक्रमण से मौत की खबर है। इलेक्शंस की काउंटिंग चल रही है और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई हैं। लोग अंदर काउंटिंग कर रहे हैं और काउंटर्स के आसपास झुंड बना रखा है।
और हमने अभी कुछ लोगों से बात की थी जो अंदर हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि उन्हें थोड़ा अभी बंद भी कर दिया गया था अंदर। ये बैरिकेड्स भी आप देख सकते हैं, उन्हें यहाँ अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। ये समझ में नहीं आता क्योंकि बाहर यहाँ पर कोर्टयार्ड स्पेस है, बहुत जगह है बाहर जो आप देख सकते हैं, बहुत खुली जगह है। यहाँ पर सारे ऑफिशियल्स और पुलिस के लोग बैठे हैं, लेकिन अंदर जहाँ काउंटिंग चल रही है वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, छोटे छोटे कमरों में चल रही है। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि कुछ ही दिन पहले टीचर्स यूनियन ने हमें बताया था कि 700 से ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर्स की मौत हुई है कोविड की वजह से, जब वो पोलिंग ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने एक्चुअली काउंटिंग को बॉयकॉट करने का कहा था, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस अनाउंस की कि हर काउंटिंग सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग होगी, टेस्टिंग होगी, फिर उन्होंने नहीं बॉयकॉट किया। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कोई भी गाइडलाइंस नहीं फॉलो की जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, बहुत झुंड बढ़ रहे हैं और ऐसे ही जगहें सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन सकते हैं। और ये बहुत ही वरी है क्योंकि यूपी में केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, डेथ्स भी बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं डेथ्स और ये केसेस। संजय कौशिक के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और खबर ये भी आ रही है नंदीग्राम से, जहां पर सबकी नजरें हैं। जैसा कि हम सुबह से कहते आ रहे हैं कि सारे चुनाव एक तरफ, नंदीग्राम एक तरफ, लेकिन नंदीग्राम में काफी देर तक पीछे रहने के बाद पहली बार ममता बनर्जी आगे हुई हैं, कुछ वोटों से आगे हुई हैं। ये खबर वहां से आई है। 13वें राउंड के बाद ये जानकारी मिल रही है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे पास थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 1453 वोटों से ममता बनर्जी आगे हुई हैं। और ये जो खबर है ये आपको बता दें कि 13वें राउंड के बाद ये उनको बढ़त मिली है। तो यानी 12 राउंड तक ममता बनर्जी पीछे चली हैं शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में। और ये सुबह से पहली बार हुआ है कि ऐसा हुआ है। इस पर लगातार हम नजर रखेंगे और मनीष कुमार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं कोलकाता में, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हम लिए चलते हैं चेन्नई, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवई जुड़ रहे हैं। निहाल, मैं देख रही थी जैसे जैसे खबरें आ रही थी डीएमके की जीत की, तो जश्न का माहौल था। फिर चुनाव आयोग का डायरेक्टिव आया कि जश्न मनाएंगे इस तरह से तो एफआईआर होंगे। अभी कुछ देर पहले ये आया है कि नेताओं से कहा गया है कि अपनी पार्टी के लोगों को वो रोकें इस तरह से, कोरोना के माहौल में इस तरह से जश्न मनाने से। तो अब फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, आपने जो कुछ भी कहा उसका नतीजा ये है कि डीएमके हेडक्वार्टर्स के से थोड़ी को जोड़ने वाली ये जो गली है उसके बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि अब से थोड़ी देर पहले तक वहाँ पर जश्न का माहौल था, जैसा कि हमने दिखाया और ये कहते हुए दिखाया कि कोर्ट का आदेश है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और जब कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने सख्ती की, उसके बाद हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक स्थानीय एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और उसके बाद हमने देखा कि कई सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर आए और डीएमके के जो सुप्रीम नेता हैं अभी स्टालिन, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट करवाया गया कि कोई भी शख्स अब हेडक्वार्टर्स के अंदर नहीं होगा। तो मीडिया के साथ साथ जितने भी लोग वहाँ पर जश्न मना रहे थे उन सबको बाहर किया गया। और उसके बाद डीएमके हेडक्वार्टर्स को जाने के जो 3 रास्ते हैं, एक ये है और 2 पीछे की तरफ है, सभी रास्तों को सील कर दिया गया है और वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी है, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए कि लोग जब पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जो कार्डर है वो कुछ ऐसा ही होता है। और ऐसी सूरत में यहाँ पर काफ़ी आतिशबाजी हुई, पटाखे चले, लोगों ने डांस किया। और कोरोना प्रोटोकॉल की तो बात कीजिए मत। यहाँ चेन्नई में 20,000 मामले कल आए थे और जब मैं श्री पेरम्बदूर से जब यहाँ पहुँच रहा था, नज़दीक पहुँचा, तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से यहाँ तक कई लोग हमें ऐसे मिले जो मास्क पहने हुए नहीं थे और हमें देख करके ऐसा लग रहा था कि हमने अगर डबल मास्क पहना है तो कोई जैसे हम अधूरे हो गए हों। तो इस तरह की फीलिंग थी। लोग पता नहीं अब भी परवाह नहीं कर रहे हैं, इतने हालात ख़राब हैं। 20,000 मामले हैं, 5,000 मामले चेन्नई में है, उसके बाद लोग बिल्कुल भी कोरोना की परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जब लोग सड़कों पे डांस करें, जश्न मनाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं है। अभी देखिए ये 2 लोग जा रहे हैं, एक के चेहरे पे मास्क नहीं है, एक ने आधा मास्क लगाया हुआ है। तो ये हालत है यहाँ पे। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कि सरकार को बड़े पैमाने पर कुछ इस तरह का स्पेशल ड्राइव चलाना पड़ेगा यहाँ। बिल्कुल निहाल, और सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी होगी, लोगों को बताना पड़ेगा, कुछ सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, तभी शायद लोगों को ये समझ में आएगा कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चुनाव आयोग जो कि लगातार आलोचनाओं का शिकार हुआ है, वो भी आज सक्रिय हुआ है।
तमाम चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी गई है। कहा गया है कि जो विजय जुलूस हैं उनको ना निकाला जाए आज के नतीजे आने के बाद। हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बने हुए हैं, साथ ही अभिषेक बागची वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो जुड़ेंगे थोड़ी देर में। कहा गया है कि अभिषेक बागची जुड़ेंगे। जयदीप मजूमदार साहब के पास में आना चाहूँगा। जयदीप जी, हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के लगातार सवाल उठे हैं। हालांकि अब तो ये कहा जा रहा है कि बात गई चलिए छोड़ दीजिए, अब जो होना था हो गया है, लेकिन फिर भी आगे ऐसा ना हो। और एक हमारे पैनलिस्ट तो सुबह कह रहे थे कि एक कमीशन बनना चाहिए, चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या विकल्प थे चुनाव आयोग के सामने जब उसकी जिम्मेदारी है संविधान के तहत कि उसको चुनाव कराने ही कराने हैं, तो ऐसे में वो चुनाव आयोग क्या बेहतर कर सकता था? जयदीप जी, आपसे था प्रश्न। हमारे साथ हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम बात करते हैं अभिषेक बागची से, जो कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। हमने देखा अभिषेक कि तृणमूल कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाती रही है इस चुनाव के दौरान। ये कहती आई है कि किस तरह से चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो ठीक नहीं है। 8 चरणों में चुनाव क्यों करा लिया गया, इस बात पर आपत्ति थी। बाद में ये सुझाव दिया गया कि जो बाकी बचे चरण हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए। अब जबकि परिणाम आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, तो क्या ईवीएम पर जो आपने सवाल उठाए थे क्या वो बेमानी थे? चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए थे क्या वो बेमानी हो गए? ईवीएम का मुद्दा अभी तभी भी था, अभी भी है। अगर ईवीएम का इशू नहीं रहता तो शायद हमारा मार्जिन और काफी बढ़ता। और देखिए, हमें आपको हेलो सारी सीटें जीत जाते क्या आप काफी सीटें तो जीत ली हैं। काफी हद तक जीत और पक्का होता और मजबूत होता। उसका वजह आप समझिए, जो भाजपा जो कैंपेन चला रहा था वो सरासर झूठ के ऊपर चला रहा था। और इनका मेजरली वे ऑफ मैनिपुलेशन है कि आप बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे सोशल मीडिया में, एक ही लाखों लोग बोलेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट किए, जमीनी तौर पे कनेक्टेड नहीं थे। इनका मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। इनका एक कहना है कि माइनॉरिटी का तुष्टीकरण हो रहा है। इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये जहां भी गए, हिंदू बंगाली जो मेन इलेक्टोरेट है ऑफ वेस्ट बंगाल, इनको बहुत ज्यादा अटैक किए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये लोग बोले थे एनआरसी में ये लोग बांग्लादेश से घुस बैठे मुस्लिम लोगों को निकालेंगे। एनआरसी जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ कि हिंदू बंगालीज आउट ऑफ 19 लाख कुछ 10-12 लाख हिंदू बंगालीज थे उसमें। तो ये सब का इम्पैक्ट हुआ। ये लोग बोलते रहे कि हम लोग वी आर फॉर हिंदूज और टारगेट किए हिंदूज एंड ओनली हिंदू बंगालीज। इसका इम्पैक्ट हुआ। इनका कोई कनेक्शन ही नहीं था जमीनी तौर पे कि ये लोग पता भी चले इनको क्या हुआ। ये लोग को कंटिन्यूअस झूठ बोलते गए, मुमताज बेगम मलाना फलाना। इससे कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि लोगों को असली मुद्दा पता है। लोगों को घर घर में ये पता है कि आसाम में एनआरसी हुआ और हिंदूज को हिंदू बंगालीज को टारगेट किया गया उसमें निकालने के लिए। फिर ये लोग सीए के रूल्स ड्राफ्ट नहीं कर पाए। फिर जब ये लोग बोले कि हम लोग विकास कराएंगे, तो विकास में हमेशा कंपैरिजन क्या हुआ कि इनके जो लॉन्ग टर्म स्टेट्स है, लॉन्ग टर्म रूल्ड बीजेपी स्टेट्स है, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो। छत्तीसगढ़ में तो रामन सिंह 15 साल थे, पिछले साल हार गए, तो 15 साल छत्तीसगढ़ का ले लो, 16-17 साल मध्य प्रदेश का ले लो, 15 साल बिहार का ले लो, झारखंड में भी काफी टाइम ये लोग थे। तो ये सब राज्य में क्या विकास हुआ, ये सब राज्य में क्या इंडस्ट्री हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सारे मुद्दा लोगों को पता है। ये लोग क्या किए, दिल्ली से पूरा लीडरशिप को ले आए। जी, नाम्बियार इस पर जवाब देना चाहते हैं। मैं बागची आपको रोकूंगा क्योंकि नाम्बियार कर लेने दीजिए। पीकेडी नाम्बियार हमारे साथ हैं। मुझे नाम्बियार साहब, एक बात जो देखने में आती है कि जब भी बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्षी पार्टी जो है वो तुष्टीकरण कर रही है, पोलराइजेशन कर रही है, तो बीजेपी ये दावा करती है कि उसके जवाब में रिवर्स पोलराइजेशन होगा, यानी मुसलमान अगर गोलबंद हो रहे हैं तो हिंदू गोलबंद होंगे। लेकिन बंगाल में तो ऐसा नहीं हुआ। वही बात जो ये अभिषेक बागची कह रहे हैं कि आपने उल्टा हिंदुओं को टारगेट किया, सीधा सीधा ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ये पूरा दुनिया को जानता है कि ममता बनर्जी हैज ऑलवेज बीन स्टूड फॉर द 30% ऑफ द पॉपुलेशन एज अ प्राइमरी दीज थिंग्स। आपको पता भी होगा जो काली पूजा का जो टाइम के अंदर भी जिस तरह से माइनॉरिटी अपीसमेंट ममता बनर्जी ने उस बंगाल में के अंदर किया हुआ था, ये सब पूरा दुनिया ने देखा हुआ है। जहां तक दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, 1960 के अंदर
1960-70 के अंदर बंगाल देश के अंदर तीसरी प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता था। 3 डिकेड का जो लेफ्ट रूल के बाद वो 11वीं पोजीशन में पहुंचा। आज की डेट में आपको पता है कि ये 15वां या 16वां पोजीशन में है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर बंगाल। तो ये आप ये क्या कह रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर आपने पूरा डेवलपमेंट करके वन ऑफ द टॉप स्टेट में पहुंचा दिया है? बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अलग है कि दैट यस बंगाल के अंदर पिछले 10-15 साल के अंदर एक अलग तरीके की राजनीति हुआ। सीपीआईएम लेकिन इस सबके बावजूद जो वोट है, जो जीत जो दी है बंगाल की जनता ने, वो ममता बनर्जी को दिया। अब आगे वो क्या विकास करती हैं, क्या नहीं कर पाती हैं, वो अलग चीज है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम मनीष के पास चलते हैं। मनीष, फिलहाल जिस तरह से अब रिपोर्ट्स आई हैं, जश्न हमने वहां पर देखा चेन्नई में, वो बंद किया गया। डीएमके का दफ्तर जो है उससे जो सपोर्टर है उनको बाहर कर दिया गया। और यहाँ पर कोलकाता में आप क्या देख रहे हैं, क्या अब क्या स्थिति है? क्या वहां से किसी से बात हुई है जो बीजेपी के नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं? और दूसरी बात मनीष, अभी ये पहली बार ऐसा हुआ है सुबह से कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में आगे हो गई है कुछ 1,500 करीब वोट से। ये वहां का अपडेट क्या है नंदीग्राम का? के बाहर के नेता पूरे बंगाल के चुनाव का निर्देशन या नेतृत्व कर रहे थे, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। तीसरी बात उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी को अंडर एस्टिमेट किया, ममता बनर्जी की लोकप्रियता को उन्होंने गंभीरता से नहीं उसका आकलन किया। चौथी बात, बीजेपी के नेता जो बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, वो टीएमसी से गए हुए नेता हों या पुराने नेता हों, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिस प्रकार से ममता बनर्जी का उल्लेख किया, खासकर उनका दीदी ओ दीदी कहना, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो वोटरों के बीच में एक बड़ी नाराजगी का कारण बना। बीजेपी के खिलाफ जो एक गोलबंदी इस चुनाव के परिणाम में देखने को मिल रही है, उसका वो उसको सबसे बड़ा जिम्मेवार या सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। और उनका कहना है कि जो बंगाल के नेता थे उनको उतनी तरजीह नहीं दी गई, उनको जो बाहर के नेता रहे, वो कैलाश विजयवर्गीय हों या बिहार के या कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मा दिया गया और उनको यहाँ की स्थानीय भाषा भी नहीं आती थी। वो यहाँ के लोकल नेताओं को जिस तरीके से उनसे बात करते थे, उसके कारण उनका मनोबल बहुत ऊंचा नहीं था। और एक उनका कहना था कि बड़ी बड़ी रैलियों, बड़े बड़े रोड शो के ऊपर में पूरे कैंपेन का को एक तरह से कैंपेन को केंद्रित किया गया, उसका उन्हें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला, भले ही उसको मीडिया के ऑप्टिक्स में। खासकर उनका कहना है कि दिल्ली से पत्रकारों को बुलाकर, कलकत्ता के पत्रकारों को उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर नजरअंदाज किया या उनको एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश की। दिल्ली के पत्रकार आए, उनके साथ बड़ी बड़ी स्टोरियां छपवाया जाता था और कहा जाता था कि आप देखिए ये पत्रकार लिख रहे हैं, हम जीतने वाले हैं। जहां तक टीएमसी के नेताओं का कहना है, उन्होंने कहा कि खेला होवे, हमारे नेता ने कहा था, खेला होवे हुआ। उनका कहना है कि हमने इस चुनाव में हर कदम जो है फूक कर उठाया। वो चाहे हमने चुनाव के पहले हमने इस बात का हमें अंदाजा था कि बीजेपी धार्मिक आधार पर जो है ध्रुवीकरण करने वाली है, तो हमने भी एक नया वोट बैंक क्रिएट किया। वो वोट बैंक था महिलाओं का, वो वोट बैंक था जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, उसमें माइनॉरिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हमने अपनी तरफ ये गोलबंद किया। और खासकर जो लोकसभा चुनाव में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए हमने कई सारे स्कीम की घोषणाएं की, जिसके कारण उनका वोट हमें इन ब्लॉक तो नहीं मिला, लेकिन बीजेपी को भी इन ब्लॉक नहीं मिला और उस वोट को हम डिवाइड करने में कामयाब हुए। सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी आज भी बंगाल में सबसे लोकप्रिय नेता है और उनका मुकाबला चूंकि इस चुनाव में ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी था, तो जनता को ये लगा कि हाँ चलिए कम से कम ममता बनर्जी को ही कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए। ये उनका कहना है कि हमने हर चीज को फैक्टर इन किया। लेकिन साथ ही साथ टीएमसी के नेता यह भी कहते हैं कि इस चुनाव में जो जिस प्रकार से बीजेपी ने सारी एजेंसियों का प्रयोग किया या दुरुपयोग किया, वो चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी उनका कहना है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका थी वो हमारे लिए काफी दुखदायी थी, काफी शॉकिंग थी।
और खासकर वो एक बात कहते हैं कि एनआईए भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इंटरवीन की। उन्होंने उनके एक पार्टी के अध्यक्ष को एक चरण के मतदान के बाद गिरफ्तार किया और साथ ही साथ ममता बनर्जी का फोन भी टैपिंग पे था। ये सारी चीजें ऐसी थी जिसके उनका कहना है कि उनके वोटरों में उससे नाराजगी हुई और वो नाराजगी एक बड़ा कारण बनी गोलबंदी का, ध्रुवीकरण का, और उस ध्रुवीकरण का फायदा टीएमसी को इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। और यही एक कारण है कि टीएमसी फिर से चुनाव में वापस आई है और फिर से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। जी शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो टीएमसी की जीत है इसके पीछे क्या कारण है। हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। और आपको हम कुछ और भी जानकारी दे दें। चुनाव के नतीजे तो आ ही रहे हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन जो कोरोना से जुड़ी जो स्थिति है, जो खबरें हैं, वो भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संकट फिलहाल टल गया है। डॉक्टर शिशिर पॉल ने एनडीटीवी से कहा कि फिलहाल 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए हैं और अभी के लिए संकट टल गया है। आज ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पताल की ओर से ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल में दोपहर 12 बजे तक का ही ऑक्सीजन है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे से हिमांशु शेखर ने कुछ देर पहले इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, कोविड की जो परिस्थिति बनी है, उस पर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको यही बता दें कि 4 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में आज चुनाव परिणाम आए हैं, हम उस पर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चित्रिता सान्याल हमारे साथ हैं। चित्रिता, हम लगातार पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। अभी जो एक अपडेट वहां से आया वो था नंदीग्राम को लेकर के कि 12 राउंड पीछे रहने के बाद 13वें राउंड में ममता बनर्जी आगे हुई हैं करीब 1,500 वोट से। तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी ने यह खबर सुन के राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उन्हें सिरदर्द तो था ही शुरू से नंदीग्राम को लेकर के कि वहां क्या होगा, शायद इसीलिए ममता बनर्जी को वहां जाना भी पड़ा था। बिल्कुल, एकदम आपने सच कहा अखिलेश, क्योंकि पूरी पार्टी जीत रही है। अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद अगर हार जाती, इससे कोई ज्यादा फर्क तृणमूल के लिए नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली किसी दूसरे सीट पे जो उनकी सेफ सीट है वहां से दोबारा 6 महीने के बीच जीत के वो ममता बनर्जी को वापस लाते, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में अगर ममता बनर्जी नहीं है तो तृणमूल नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ही पूरी पार्टी को चलाती है। और इतनी बड़ी जीत जो है ये पूरी तरह से ममता बनर्जी के लिए ही हुआ, ये भी सच बात है। और एक बहुत बड़ी बात, कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में बहुत चलता है कि जितने विधायक, जितने उसमें एमपीज हैं, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के नाम से ही जीतती है। तो अगर ममता बनर्जी अगर जीतती भी नहीं, अगर हार भी जाए नंदीग्राम से, तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वो फिर कहीं और से जीत के आती, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी ही बनेंगी। पर अब जब आप कह रहे हैं कि नंदीग्राम से पहली बार थोड़ा बहुत आगे निकल चुकी है, मेरे को लगता है इसके बाद लगातार ममता बनर्जी एक ट्रेंड बनाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब जो वोटें खुल रही हैं वो उन इलाकों में नंदीग्राम में खुल रही है जहां ममता बनर्जी का या तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, या क्या कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका जो इलाका है वहां से शायद ये ईवीएम मशीन्स अब काउंटिंग शुरू हो रही है। क्योंकि ये बात सच है कि बंगाल के जो 30% के लगभग जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के पास इन्होंने अपना पूरा विश्वास दिया, उनको वोट दिया। अगर नहीं देते तो इतने सीट लाने की जगह पे तृणमूल कांग्रेस नहीं होती। और ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है कुछ मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, कुछ हिस्सा लेफ्ट कांग्रेस को भी जा सकता है। पर जैसा परिणाम आ रहे हैं उससे ये बात सच है कि कांग्रेस का वोट और कुछ हद तक लेफ्ट का वोट भी तृणमूल कांग्रेस को शिफ्ट किया है। और जो वोट हमने 2019 आपने जो बोला है,
हाँ, आपने जो बोला है उसी पे मैं पीकेडी नाम्बियार आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में एक रिसाउंडिंग विक्ट्री नजर आ रहा है, जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है या बिल्कुल पिछली पंक्ति में है, तो क्या अब मुख्य तौर पर बीजेपी के विपक्ष के तौर पर आप बाकी पार्टियों को देखते हैं, चाहे वो टीएमसी हो या बाकी जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, क्या मुख्य विपक्ष वो अब नहीं हो गया है? आपने आपने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर लीजिए खुद को नाम्बियार जी। जी मैंने कहा है कि दैट ममता बनर्जी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी पावरफुल एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन। तो एक तरफ से, बट देन एक रीजनल लीडर से बढ़कर देश भर में उनका कोई मान्यता नहीं है और ना ही वैसे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। चैलेंज ये है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो बंगाल के बाहर इवन बिहार के अंदर, जबकि और आसाम में भी टीएमसी का जो रोल इतना कम था कि कोई कुछ खास इफेक्ट थे ही नहीं। सो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को एक लार्जर देन लाइफ, बिकॉज अभी ये बात तो सच है कि दैट नेशनल लेवल पे एक ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं है। राहुल गांधी तो एक तरह से पूरी तरह से हार चुका है। इवन केरल भी जाने के बाद कांग्रेस मुक्त भारत तो लगभग तो तय हो ही गया है। तो मुझे लगता है कि आसाम भी नहीं है, केरल भी नहीं है, तो कांग्रेस तो अभी खैर कहीं है भी नहीं, नाम के लिए दो तीन जो पुराना जो स्टेट जो चल रहे हैं उसके अलावा है नहीं। बट ये भी बात कहना थोड़ा सा ज्यादा होगा कि दैट एक चुनाव और जीत के आने से वो अभी देश का मोदी जी के टक्कर में ममता बनर्जी एक नेशनल फिगर बनकर आएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे होगा, बिकॉज प्रधानमंत्री का जो पूरी देश भर के अंदर उनका एक छवि है और जो उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कभी कम हुआ ही नहीं है। वो एक आध राज्य में अगर कोई भाजपा को थोड़ा सा सेटबैक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट प्रधानमंत्री का कोई छवि में कम हुआ है या पॉपुलैरिटी कम हुआ है। तो ममता बनर्जी कैन डेफिनेटली प्ले ए मेजर रोल एज ए नेशनल लीडर, बट दैट विल बी वेरी वेरी लिमिटेड। नाम्बियार जी, यही सवाल जो आपने बात कही है मैं चित्रिता के सामने रखना चाहता हूँ। चित्रिता, इससे पहले भी कई बार हुआ है कि जब विपक्षी पार्टियां ये देखती हैं कि यहाँ पर तो अपोजिशन का स्पेस खाली पड़ा है, तो कई लोगों के मन में लड्डू फूटता है। उन्हें लगता है कि हम आ जाते हैं, हम तो अपनी ताकत दिखाई चुके अपने राज्य में, अब केंद्र में आके हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ममता बनर्जी पहली बार नहीं है, हमने देखा इससे पहले भी वो हिंदी में भाषण देना शुरू कर चुकी थी। कई बार उन्होंने दिल्ली के दौरे भी किए थे 2019 के चुनाव से पहले। ये भी बात की जा रही थी उनकी पार्टी की ओर से कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, वो सारी बातें वो करते हैं। लेकिन केवल ममता बनर्जी हो ऐसा नहीं है। हमारे सामने हम देखते हैं नवीन पटनायक भी हैं, जो आज से नहीं कम से कम इतने दशकों से उड़ीसा में उन्होंने कमान संभाल रखी है। अब तो पिनराई विजयन भी हैं जो सामने आ गए, जिन्होंने अपना सिर्फ काम के बूते पर सत्ता में वापसी की है और 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है केरल का। तो ऐसे में एक नाम नहीं है, कई सारे नाम हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी आश्वस्त है कि जब तक विपक्ष जो है वो डिवाइडेड है, हमें कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सच कहा आपने अखिलेश जी, और नाम्बियार जी ने भी जो बात कही कि नरेंद्र मोदी जी के साथ शायद ममता बनर्जी को कंपेयर करना सटीक नहीं होगा। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, बहुत सारे राज्य उनके हाथ में है। तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में राज करती है, बंगाल के बाहर कहीं पे भी। बाकी उन्होंने कई जगह उन्होंने कोशिश की, वो अरुणाचल प्रदेश गए, वो त्रिपुरा गए, वो यूपी में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी, पर कभी कहीं भी उनको कामयाबी नहीं मिली। ये बात बिल्कुल सच है। ममता बनर्जी अगर उभर के आ रही है अखिलेश, तो आपकी बात जो है कि वो एक वन ऑफ द रीजनल लीडर्स ऑपोजिशन में आज उनका दर्जा काफी हद तक ऊपर आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। और दूसरी बात यह है कि आपने जो पहले भी कहा कि ममता बनर्जी ने पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा एम्बिशन है कि वो प्रधानमंत्री रूप में आए, उनको सारे विरोधी पार्टियां मान ले। पर हाँ, अब जब आपने पिनराई विजयन की बात की, हाँ उनका दावा भी बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि उन्होंने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं है तो सिर्फ ममता बनर्जी ही लीड करेंगी, उनकी जगह पिनराई विजयन भी है, तो बहुत सारे लीडर्स हैं। पर हाँ, एक रीजनल लीडर के तौर पे वो जरूर ऊपर आई। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका नामबियार साहब, जितेंद्र सान्याल हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से राय रखने के लिए, समझाने के लिए दर्शकों को कि इस जो नतीजे आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, इनका क्या असर है राज्यों में, राष्ट्रीय राजनीति में। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं और कोरोना की स्थिति पे लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के बारे में बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद आज सुबह भारत में न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ट्वीट कर अपने कर्मचारी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मांगी। हाई कमीशन ने अपने ट्वीट में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास और को टैग किया, जो कई लोगों तक ऑक्सीजन की मदद पहुंचा रहे हैं। वैसे जब हंगामा हुआ तो उसके 1 घंटे के बाद ही ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। ये कहते हुए माफी मांगी गई कि हमारे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। इस बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता न्यूजीलैंड हाई कमीशन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच गए, लेकिन हाई कमीशन का दरवाजा नहीं खुला। हालांकि बाद में दरवाजा खुला और हाई कमीशन ने मदद स्वीकार की। हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हैं, जो एक नया नाम बन गए हैं मदद के मामले में। आपने जो कल फिलीपींस एम्बेसी में और आज जो न्यूजीलैंड एम्बेसी में हाई कमीशन में जो आपने सिलेंडर पहुंचाया है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। देखिए, भारत देश का परंपरा है कोई मेहमान के साथ हम लोग ने मेहमान को साथ रहना। इसमें राजनीति का बात नहीं है। ये भारत देश में कोई भी मेहमान आते हैं उनके साथ रहना, ये राजनीति करने का, मैं राजनीति का बात नहीं करता हूँ। कोई भी आगे भी कोई मदद मांगेगा, हमने उनको मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब आपको जो भी टैग करता है, चाहे वो एम्बेसी से हो, आम आदमी हो, नेता हो, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, आपकी टीम वहाँ पहुँचती है? नहीं, या हमारा पास जो भी हमारा पास सामान पड़ा रहता है, जो किस चीज़ का मांग आता है हमारा पास है, ज़रूर हम लोग को, हमने उन लोग के लिए मदद करने के लिए हमने कोशिश करता है। इसमें फिलीपींस एम्बेसी से भी मदद आई? मैंने बोला ये राजनीति का बात दोबारा बोलना नहीं है। मेहमान है वो लोग, ये भारत देश का परंपरा है। अच्छा, लोगों आज को आप मदद करना चाहिए। आप गए थे आज न्यूजीलैंड हाई कमीशन, गेट पे क्या हुआ? सर का आदेश था कि एम्बेसी में हम लोग को देना है। हम लोग गए और उसके वॉचमैन से बात किए ले जाके सिलेंडर, तो उन्होंने हाई कमीशन से, न्यूजीलैंड के हाई कमीशन से बात किया। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग आ सकते हैं, तो इनको दिए। तो इसके बाद उन्होंने हाई कमीशन ने श्रीनिवास सर, बीबी सर का थैंक यू बोला और हम लोग का पूरी टीम इंडियन यूथ कांग्रेस का थैंक यू बोला, SOS IYC टीम का थैंक यू बोला। ओके, तो ये अपना काम कर वापस आ गए और श्रीनिवास का कहना है कि जो कोई भी मदद मांग रहा है उन तक पहुंचने की कोशिश होती है। जो भी इनके साथ संसाधन है उसको लेकर, चाहे वो जितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, मदद की कोशिश हर किसी की होती है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों राजस्थान की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से 2 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं वो भी विधायकों की मौत के कारण ही हुए। और अब सुजानगढ़ सीट के उम्मीदवार मनोज मेघवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए। जहां नेताओं में इसका संक्रमण बढ़ा है, वहीं आम लोगों को भी कोरोना ने चपेट में ले लिया है। ऐसे में अस्पतालों पर भारी दबाव है, लिहाजा अस्पताल के बाहर और भीतर मरीजों की कतार है। मरीज के साथ साथ उनके तीमारदार परेशान हैं। जयपुर के एक अस्पताल से हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने रिपोर्ट भेजी। अब राजस्थान में भी बाय पोल जो हुआ है 3 असेंबली सीट्स में, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जो 3 बायपोल हैं उसमें 2 पहले कांग्रेस के हाथ में थी और 1 बीजेपी की। और इसमें गौर करने की ये बात है कि 2 MLAs जिनका निधन हुआ है, उनमें उनका कोविड के कारण निधन हुआ था। किरण महेश्वरी और कैलाश त्रिवेदी, उसके कारण बायपोल हुआ है। और जो सुजानगढ़ सीट है उसमें अभी की अभी सूचना मिली है कि जो कैंडिडेट है मनोज मेघवाल, वो खुद पॉजिटिव हुए हैं। अब कोरोना की क्या स्थिति है राजस्थान में, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, एक नेबरहुड हॉस्पिटल है, लेकिन कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर बाहर खड़ी हैं। यानी कि जो पेशेंट्स हैं, अब हॉस्पिटल्स बिल्कुल भर गए हैं। मेरे साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर भी हैं। भैया, आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते में कितना केस लोड बढ़ा है। नहीं, पिछले 2-3 दिनों में हो रहा है कि काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से संचालित है। कितना बेड्स हैं आपके हॉस्पिटल में? जी, बेड कितने हैं हॉस्पिटल में? अभी हमारे पास 15 बेड है, मतलब कोविड के लिए बिल्कुल फुल है। हाँ,
एक्स्ट्रा हम ले नहीं रहे हैं। और ऑक्सीजन का क्या है वैसे सरकार? तो अभी जो हमारे पास में जो पर्याप्त जितने पेशेंट हैं उसके लिए हमारे पास में सफिशिएंट है। अच्छा, रेमडेसिविर आपको अधिकृत है या नहीं है? मैम, जिस पेशेंट की जरूरत होती है तो हमें जो CMHO से जो मिलता है उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग ही लगता है, हमारे पास में वैसे अवेलेबल नहीं है। तो क्या एक वेटिंग भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेटिंग भी है, जैसे दुर्लभ जी में भी वेटिंग है, RUHS में भी वेटिंग है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ले रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स तो आई थिंक राजस्थान में सब जगह ज्यादा हैं। लेकिन मैम तो हमारे पास में जितने हैं उन पेशेंटों को ले रहे हैं हम, बाकी हम अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप सिंह शेखावत है। प्रदीप सिंह, ओके। तो यहाँ 15 बेडेड हॉस्पिटल है, पूरी तरह से फुल है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ पर पहुंचे हैं, जीवनदाय है ऑक्सीजन। लेकिन जो राज्य सरकार के फिगर है वो ये है कि 365 MT उनको चाहिए ऑक्सीजन और उनके पास 330 ही मिल रहा है। और जो हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी उसमें ये बात सामने आई थी कि बेड्स की कमी नहीं है राजस्थान में, लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का जो कोटा अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा चाहिए है राजस्थान को। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और आपको हम लगातार कोरोना के इससे जुड़ी खबर और चुनाव से जुड़ी दोनों खबरें दे रहे हैं। और एक खबर यह है चुनाव से जुड़ी नंदीग्राम की, जिसके बारे में लगातार बता रहे हैं कि वहां पर ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पहली बार पीछे छोड़ दिया है गिनती में। और अखिलेश, सुबह से हम देख रहे थे कि वो पीछे चल रही थी। बिल्कुल, काफ़ी पीछे थी वो, लेकिन अब जो खबर आ रही है वहां से नंदीग्राम से, उसमें पता लगा है कि ममता बनर्जी ने आखिरकार शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया है। आपको बताएं कि वहां से मोनिदीपा जो हमारी सहयोगी वो लगातार ये जानकारी दे रही थी कि नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 दो क्षेत्र हैं। और जब शुरुआत में जो गिनती शुरू हुई थी वो नंदीग्राम 1 से शुरू हुई थी और वहां पर हिंदू और मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन है। और बाद में नंदीग्राम 2 वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी, तो इसलिए जब नंदीग्राम 2 से गिनती शुरू हुई तो वहां पर ये माना जा रहा था कि ममता बनर्जी को बढ़त मिलेगी और कुछ वैसा ही हुआ है। आखिरकार ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया। ये वहां से ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिल रही है जी। और अपने आप में ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ भी जो मेहमान भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर नंदीग्राम ममता बनर्जी हार जाती हैं तो ये ज़्यादा बड़ी बात होगी पश्चिम बंगाल जीतने से। तो ये एक उसके साथ प्रेस्टीज इशू भी अटैच कर दिया गया। और ममता बनर्जी वहां पर कैंप करके रही हैं 3 से 4 दिन। और बीच चुनाव में इस तरह से मुख्यमंत्री का जो अकेला चेहरा हो, सबसे बड़ा अपनी पार्टी का, एक जगह पर कैंप करना बताता है कि उनके लिए नंदीग्राम का मतलब क्या है। बिल्कुल, तो हम ये चुनाव को लेकर विश्लेषण जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं।